सोचिए, एक सर्द बर्फीली जनवरी का दिन है। एक 43 साल का आदमी अपने देश का सबसे बड़ा लीडर बनने की शपथ ले रहा है। उसके ठीक बगल में उसका प्रीडेसेसर खड़ा है, एक नेशनल हीरो, एक मशहूर जनरल जिसने 15 साल पहले एक बहुत बड़ी जंग में अपनी सेना को जीत दिलाई थी। ये जो नया लीडर है, ये एक कैथोलिक परिवार में पला बड़ा है और लोगों से बड़े बड़े वादे कर रहा है। आपके दिमाग में एक तस्वीर बन रही है ना? शायद जॉन एफ कैनेडी की, लेकिन ये तस्वीर है जनवरी 30, 1933 की, और ये शख्स एडोल्फ हिटलर है। देखिए, ये जो हुक था ना, ये सिर्फ चौंकाने के लिए नहीं था, ये दिखाने के लिए है कि हमारी धारणाएं, हमारे अजम्पशंस कितने गलत हो सकते हैं। आज हम इसी तरह के अजम्पशंस को तोड़ने वाले हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एप्पल, मार्टिन लूथर किंग जूनियर और राइट ब्रदर्स जैसे कुछ लोग और ब्रांड्स हमें इतना इंस्पायर क्यों करते हैं, जबकि बाकी बस शोर में खो जाते हैं। हमारे पास साइमन सिनेक की किताब स्टार्ट विथ वाई से जुड़े कुछ बेहतरीन नोट्स और आर्टिकल्स हैं। तो चलिए इस आइडिया की तह तक चलते हैं। बिल्कुल, और शुरुआत एक बहुत मजेदार कहानी से करते हैं। कुछ साल पहले अमेरिकन कार एग्जीक्यूटिव्स की एक टीम जापान गई, एक कार असेंबली लाइन देखने। वो ये देखना चाहते थे कि जापानी इतनी अच्छी गाड़ियां कैसे बना लेते हैं। उन्होंने पूरी लाइन देखी और पाया कि सब कुछ वैसा ही था जैसा अमेरिका में होता है, सिवाय एक चीज के। अच्छा, और वो क्या थी? अमेरिका में जब दरवाजे कार की बॉडी पर फिट किए जाते हैं तो लाइन के आखिर में एक आदमी खड़ा होता है। उसके हाथ में एक रबर का बड़ा सा हथौड़ा होता है। उसका काम होता है दरवाजे को ठोक पीट कर बिल्कुल सही जगह पर फिट करना, ताकि कोई गैप ना रह जाए। जापान में ऐसा कोई आदमी था ही नहीं। मतलब दरवाजे अपने आप ही परफेक्ट फिट हो रहे थे। एग्जैक्टली। बिल्कुल। जब अमेरिकन्स ने हैरान होकर अपने जापानी गाइड से पूछा कि आप लोग दरवाजे एडजस्ट कैसे करते हो, तो गाइड ने मुस्कुरा कर कहा, ओह, वी मेक श्योर इट फिट्स व्हेन वी डिजाइन इट। यानी हम ये पक्का करते हैं कि दरवाजा डिजाइन करते समय ही परफेक्ट फिट हो। वाओ! ये कहानी सिर्फ गाड़ियों के बारे में नहीं है, ये एक सोच है। ज्यादातर लोग और कंपनियां प्रॉब्लम होने पर हथौड़ा चलाते हैं, यानी शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन निकालते हैं, जबकि महान लीडर्स शुरुआत से ही आउटकम को सही तरीके से डिजाइन करते हैं। वो क्यों से शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस है। लेकिन अगर हम ज्यादातर कंपनियों को देखें तो वो लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए क्या करती हैं? लोगों से काम कैसे करवाया जाता है? मुझे लगता है दो ही तरीके हैं, या तो आप उन्हें इंस्पायर करें या फिर मैनिपुलेट। सही कहा। और मैनिपुलेशन यानी बहकावा हर जगह है। ये इतना कॉमन हो गया है कि हम इसे पहचानते भी नहीं। ये बिजनेस का कह सकते हैं कि नॉर्मल तरीका बन गया है। जैसे कि प्राइस गिराना सबसे आसान तरीका है ना। अगर आपको सेल्स बढ़ानी है तो 50% ऑफ का बोर्ड लगा दो, लोग खरीद लेंगे। हाँ, या फिर प्रमोशंस, एक के साथ एक फ्री या बड़ा पैक खरीदो, पैसे बचाओ। ये सब लेन देन को बढ़ावा देते हैं। फिर आता है डर। डर एक बहुत शक्तिशाली मैनिपुलेटर है। हाँ बिल्कुल। चाहे वो सिगरेट पीने से कैंसर होता है वाला एड हो, या किसी नेता का भाषण कि अगर दूसरा उम्मीदवार जीता तो देश बर्बाद हो जाएगा। और वो एस्पिरेशनल मैसेजेस, ये क्रीम लगाओ और गोरे हो जाओ, या ये कार चलाओ और सफल कहलाओ, ये सब हमारी इनसिक्योरिटीज पर खेलते हैं। और मेरा पर्सनल फेवरेट है पीयर प्रेशर, मतलब दूसरों का दबाव। हाँ, 9 out of 10 डेंटिस्ट रेकमेंड दिस टूथपेस्ट। या फिर किसी सेलिब्रिटी से ऐड करवाना कि देखो आपका पसंदीदा एक्टर भी यही इस्तेमाल करता है। और ये सारे तरीके काम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये सेल्स करवाते हैं, वोट दिलवाते हैं, लोगों से हाँ कहलवाते हैं। लेकिन ये सब शॉर्ट टर्म है। ये ट्रांजैक्शंस बनाते हैं, रिश्ते नहीं। ये लॉयल्टी नहीं बना सकते। यहाँ लॉयल्टी शब्द बहुत जरूरी है। लॉयल्टी का मतलब क्या है? क्या वो ग्राहक जो हर बार डिस्काउंट देखकर आपके पास आता है वो लॉयल है? बिल्कुल नहीं, वो तो कीमत का लॉयल है, आपका नहीं। असली लॉयल्टी तो वो होती है जब कोई बेहतर कीमत, बेहतर क्वालिटी या बेहतर फीचर्स होने के बावजूद आपके साथ बना रहे। मैनिपुलेशन से आपको रिपीट बिजनेस मिल सकता है, लेकिन लॉयल्टी वो कभी नहीं। लॉयल्टी तब बनती है जब लोग महसूस करते हैं कि आप उन्हें कुछ बेच नहीं रहे, बल्कि उनके लिए कुछ कर रहे हैं। सही बात है। वफादारी तो एक एहसास है, कोई लेन देन नहीं। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये एहसास पैदा कैसे किया जाए। कुछ कंपनियां हैं जो ये बहुत अच्छे से करती हैं, जैसे एप्पल। उनके प्रोडक्ट्स के लिए लोग लाइनों में लगते हैं। उनके पीछे क्या कोई खास फॉर्मूला है? हाँ,
और यही इस किताब का कोर आइडिया है। इसे द गोल्डन सर्कल कहते हैं। सोचिए कि 3 सर्कल हैं एक के अंदर एक, जैसे डॉट बोर्ड होता ना वैसा। ठीक है, 3 सर्कल्स। सबसे बाहर का सर्कल है व्हाट, यानी क्या। दुनिया की हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन जानती है कि वो क्या करती है। हम कंप्यूटर बनाते हैं, हम लीगल एडवाइस देते हैं, हम कारें बेचते हैं। ये सबसे आसान हिस्सा है। ओके, ये क्लियर है। अगला सर्कल। बीच का सर्कल है हाउ, कैसे। कुछ कंपनियां जानती हैं कि वो अपना काम कैसे करती हैं। ये उनका डिफरेंशिएटिंग वैल्यू प्रोपोजिशन या यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन होता है। जैसे हमारा प्रोसेस बेहतर है, हमारा डिजाइन यूनिक है, हमारी सर्विस 24 घंटे है। ठीक है, व्हाट और हाउ ये तो ज्यादातर बिजनेस प्लान्स में होता है। तो फिर सबसे अंदर वाले सर्कल में क्या है? सबसे अंदर कोर में है वाई, क्यों। और यहीं आकर ज्यादातर कंपनियां फेल हो जाती हैं। बहुत कम लोग या कंपनियां ये साफ साफ बता पाती हैं कि वो जो करती हैं वो क्यों करती हैं। और क्यों का मतलब पैसा कमाना नहीं है, वो तो एक रिजल्ट है, नतीजा है। वाई का मतलब है आपका मकसद क्या है, आपका कारण क्या है, आपका विश्वास क्या है, आपकी कंपनी दुनिया में क्यों एग्जिस्ट करती है। ये तो बहुत गहरा सवाल है। तो आप कह रहे हैं कि ज्यादातर कंपनियां ये जानती नहीं कि वो क्यों एग्जिस्ट करती हैं, पैसे कमाने के अलावा? ज्यादातर कंपनियां बाहर से अंदर की तरफ बात करती हैं, यानी व्हाट से वाई तक। वो बताती हैं कि वो क्या बनाती हैं, फिर शायद ये बताती हैं कि वो कैसे बेहतर हैं, और उम्मीद करती हैं कि आप खरीद लेंगे। इसका एक उदाहरण दे सकते हैं? मान लीजिए एप्पल अगर ऐसे बात करता तो कैसा लगता? अगर एप्पल भी बाकियों की तरह होता तो उनका ऐड कुछ ऐसा होता, हम बेहतरीन कंप्यूटर बनाते हैं, व्हाट, इनका डिजाइन शानदार है और ये इस्तेमाल में आसान है, हाउ, क्या आप ये खरीदना चाहेंगे। सच कहूं तो ये सुनकर कोई खास मजा नहीं आया। ये तो हर दूसरी कंप्यूटर कंपनी कहती है, डेल, एचपी, सब यही कहते हैं। एग्जैक्टली, इसीलिए एप्पल ऐसा नहीं करता। वो अंदर से बाहर की ओर बात करता है, वाई से शुरू करके। वो ऐसे कहते हैं, हम जो कुछ भी करते हैं, हम स्टेटस को चैलेंज करने में विश्वास करते हैं, हम अलग तरह से सोचने में विश्वास करते हैं। अच्छा, तो पहले वो अपना मकसद बता रहे हैं, प्रोडक्ट नहीं, वो अपनी बिलीफ सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल। फिर वो हाउ पर आते हैं, और इस सोच को हम अपने प्रोडक्ट्स को खूबसूरत, सिंपल टू यूज और यूजर फ्रेंडली बनाकर हकीकत में बदलते हैं, हाउ। और आखिर में आता है व्हाट, और इसी प्रक्रिया में कुछ बेहतरीन कंप्यूटर बन जाते हैं, व्हाट। क्या आप एक खरीदना चाहेंगे? वाओ, मैसेज पूरी तरह बदल गया। अब ये सिर्फ एक कंप्यूटर के बारे में नहीं है, ये एक आइडियोलॉजी, एक पहचान के बारे में है। अब मैं सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं खरीद रही, मैं एक बिलीफ सिस्टम का हिस्सा बन रही हूँ। यही पॉइंट है। पीपल डोंट बाय व्हाट यू डू, दे बाय व्हाई यू डू इट। लोग ये नहीं खरीदते कि आप क्या करते हैं, लोग ये खरीदते हैं कि आप वो क्यों करते हैं। और जो लोग आपके वाई में विश्वास करते हैं, वो आपके सबसे लॉयल कस्टमर बनते हैं। ठीक है, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर क्या असल में कंपनी का वाई सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं होता? क्या ये सब बस एक अच्छी मार्केटिंग कहानी नहीं है जो हमें सुनाई जाती है? ये एक बहुत वैलिड सवाल है, और इसका जवाब हमारी बायोलॉजी में छिपा है। ये सिर्फ एक अच्छा आइडिया या मार्केटिंग की चालाकी नहीं है, ये हमारे दिमाग की बनावट से जुड़ा है। द गोल्डन सर्कल असल में हमारे दिमाग के 3 मुख्य हिस्सों से सीधा सीधा मैच करता है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि जब कोई ब्रांड अपने वाई से बात करता है तो वो सीधे हमारे इमोशनल ब्रेन को सिग्नल भेज रहा है, लॉजिक वाले हिस्से को बाईपास करके। इसीलिए ब्रांड लॉयल्टी इतनी तरकीन महसूस हो सकती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। हमारे दिमाग का सबसे नया हिस्सा, जो इंसानों में सबसे ज्यादा डेवलप्ड है, वो है नियोकॉर्टेक्स। ये हमारे रैशनल और एनालिटिकल थॉट को कंट्रोल करता है। भाषा, तर्क, फैक्ट्स, फिगर्स, ये सब यहाँ प्रोसेस होते हैं। ये गोल्डन सर्कल के व्हाट लेवल से जुड़ा है। जब कोई कंपनी आपको फीचर्स और बेनिफिट्स गिनाती है, तो वो आपके नियोकॉर्टेक्स से बात कर रही होती है। और दिमाग के बाकी हिस्से? दिमाग के बीच के 2 हिस्से मिलकर लिम्बिक ब्रेन बनाते हैं। ये बहुत पुराना हिस्सा है एवोल्यूशन के नजरिए से। ये हमारी सारी फीलिंग्स जैसे ट्रस्ट और लॉयल्टी को कंट्रोल करता है। हमारे सारे गट डिसीजंस, वो फैसले जो बस सही लगते हैं, वो यहीं से आते हैं। लिम्बिक ब्रेन गोल्डन सर्कल के वाई और हाउ लेवल से जुड़ा है। What's fascinating here is लिम्बिक ब्रेन की अपनी कोई भाषा नहीं होती, ये शब्दों को नहीं समझता। एग्जैक्टली। इसलिए जब हमें कोई चीज दिल से सही लगती है तो हम अक्सर समझा नहीं पाते कि क्यों। हम कहते हैं आई डोंट नो, इट जस्ट फील्स राइट। ये फीलिंग आपके लिम्बिक ब्रेन से आ रही है। तो जब कोई कंपनी अपने वाई से बात करती है, वो सीधी हमारे दिमाग के उस हिस्से से बात कर रही होती है जो फैसले लेता है। और फिर हम अपने नियोकॉर्टेक्स का इस्तेमाल करते हैं उन फैसलों को रैशनलाइज करने के लिए,
उन्हें शब्दों में ढालने के लिए। ये तो कमाल का कॉन्ट्रास्ट है। चलिए इसे असल दुनिया की उदाहरणों से समझते हैं। राइट ब्रदर्स की कहानी तो सब जानते हैं, पर इस नजरिए से ये और भी दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल। 20वीं सदी की शुरुआत में हवाई जहाज बनाने की होड़ लगी हुई थी। इस रेस में सबसे आगे थे सैमुअल पियरपॉन्ट लैंगली। लैंगली के पास तो सब कुछ था, है ना? उन्हें वॉर डिपार्टमेंट से $50,000 का ग्रांट मिला था, जो उस जमाने में बहुत बड़ी रकम थी। वो हार्वर्ड में काम करते थे। उनके पास देश के बेस्ट दिमागों की टीम थी। द न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे बड़े अखबार उन्हें हर जगह फॉलो करते थे। लैंगली के पास व्हाट और हाउ की कोई कमी नहीं थी। उन्हें पता था कि उन्हें क्या बनाना है, एक फ्लाइंग मशीन, और उनके पास उसे बनाने के लिए बेस्ट रिसोर्सेज भी थे। लेकिन उनका वाई क्या था? वो अमीर और फेमस होना चाहते थे। उनका मकसद महान बनना था। और दूसरी तरफ थे राइट ब्रदर्स, ऑरविल और विल्बर। उनके पास क्या था? उनके पास कुछ भी नहीं था। कोई फंडिंग नहीं, कोई सरकारी सपोर्ट नहीं। उनकी टीम में किसी के पास कॉलेज की डिग्री तक नहीं थी। वो डेटन ओहायो में एक छोटी सी साइकिल की दुकान चलाते थे। लेकिन उनके पास एक ऐसी चीज थी जो लैंगली के पास नहीं थी, एक मजबूत अटूट वाई। और वो वाई क्या था? उनका विश्वास था कि अगर वो फ्लाइंग मशीन बना पाए तो इससे दुनिया बदल जाएगी। ये इंसानियत के कोर्स को बदल देगा। वो इस सपने से ड्रिवन थे, पैसे या शोहरत से नहीं। और उनके इसी विश्वास ने उनकी छोटी सी टीम को इंस्पायर किया। टीम के लोग उनके लिए खून पसीना नहीं बहा रहे थे, वो उस बड़े मकसद के लिए खून पसीना बहा रहे थे। और 17 दिसंबर 1903 को उन्होंने इतिहास बना दिया। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि जब राइट ब्रदर्स सफल हो गए तो लैंगले ने क्या किया? उन्होंने बस क्विट कर दिया। हाँ, क्योंकि उनका मकसद पहला बनना था। जब वो पहले नहीं बन पाए तो उनका मकसद ही खत्म हो गया। उन्होंने बेहतर बनाने की कोशिश नहीं की। अगर उनका मकसद इंसानियत की तरक्की होता तो वो कहते, वाह अमेजिंग, अभी से और बेहतर बनाते हैं। लेकिन उनका वाई गलत था। ये बहुत गहरी बात है। ऐसा ही एक और उदाहरण मार्टिन लूथर किंग जूनियर का है। उन्होंने अमेरिका में सिविल राइट्स मूवमेंट को लीड किया। लेकिन उन्होंने ऐसा कैसे किया? उन्होंने लोगों को ये नहीं बताया कि क्या करना है। उन्होंने बताया कि वो किस बात में विश्वास करते हैं। उन्होंने आई हैव ए प्लान स्पीच नहीं दी, उन्होंने आई हैव ए ड्रीम स्पीच दी। उन्होंने अपने सपने की बात की, अमेरिका के लिए अपनी विजन की बात की। और लोग उनके पीछे नहीं आए, वो उस सपने के पीछे आए। बिल्कुल। 28 अगस्त 1963 को 2.5 लाख लोग वॉशिंगटन में जमा हुए थे। उस जमाने में ना इंटरनेट था, ना सोशल मीडिया। आयोजकों ने कोई इनविटेशन कार्ड नहीं भेजे थे, लोग खुद आए थे। वो डॉक्टर किंग के लिए नहीं आए थे, वो खुद के लिए आए थे, क्योंकि वो भी उसी सपने में विश्वास करते थे। एक ऐसे अमेरिका का सपना जहां लोगों को उनकी चमड़ी के रंग से नहीं बल्कि उनके कैरेक्टर से आंका जाएगा। ये वाई की ताकत है। वो एक कॉमन बिलीफ के लिए जमा हुए थे। ठीक है, तो ये साफ है कि वाई से शुरू करना कितना पावरफुल है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है। सबसे बड़ी चुनौती तब आती है जब कोई कंपनी या मूवमेंट सफल हो जाता है। जब कोई कंपनी छोटी होती है तो फाउंडर का वाई सबको पता होता है, वो हवा में होता है। लेकिन जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती जाती है, फोकस व्हाट पर चला जाता है, यानी सेल्स, ग्रोथ, मार्केट शेयर, क्वार्टरली रिजल्ट्स। बिल्कुल। इसे किताब में द स्प्लिट कहा गया है। ये वो पल है जब वाई धुंधला होने लगता है और व्हाट हावी हो जाता है। और ये लगभग हर सफल कंपनी के साथ होता है। वॉलमार्ट की कहानी इसका एक क्लासिक उदाहरण है। सैम वॉल्टन का वॉलमार्ट तो एक क्रांति जैसा था। हाँ, सैम वॉल्टन का वाई बहुत क्लियर था, आम आदमी की सेवा करना। उन्हें अच्छी क्वालिटी का सामान कम कीमत पर देना ताकि वो पैसे बचा सकें और अपनी जिंदगी बेहतर बना सकें। वो अपने कर्मचारियों और ग्राहकों दोनों को परिवार की तरह मानते थे। उनका मकसद लोगों की सेवा करना था और सस्ता सामान बेचना व्हाट, उस मकसद को पूरा करने का तरीका हाउ था। लेकिन उनके जाने के बाद क्या हुआ? उनके जाने के बाद धीरे धीरे वॉलमार्ट का वाई धुंधला हो गया। कंपनी का फोकस लोगों की सेवा करने से हटकर सिर्फ सस्ता सामान बेचने पर आ गया। वाई की जगह व्हाट ने ले ली। अब वो मार्जिन, एफिशिएंसी और कॉस्ट कटिंग की भाषा में बात करने लगे। नतीजा ये हुआ कि कंपनी की आत्मा कहीं खो गई। और फिर कर्मचारियों के शोषण और खराब कॉर्पोरेट कल्चर की खबरें आने लगी। उन्होंने अपना रास्ता खो दिया। लेकिन क्या ये सिर्फ फाउंडर के जाने से होता है, या सफलता अपने आप में एक जाल है? मतलब जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपको मार्केट शेयर, क्वार्टरली रिजल्ट्स, इन सब पर फोकस करना ही पड़ता है। क्या वाई और स्केल एक दूसरे के दुश्मन है? ये एक बेहतरीन सवाल है और इसका जवाब है नहीं, वो दुश्मन नहीं है। लेकिन वाई को जिंदा रखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वाई एक एहसास है, एक बिलीफ है। उसे आप
लिख नहीं सकते। जबकि व्हाट टैंजिबल है, सेल्स नंबर्स, प्रॉफिट मार्जिन्स, ये सब दिखता है। इसलिए नेचुरली जब कंपनी बड़ी होती है तो लोग टैंजिबल चीजों पर फोकस करने लगते हैं। तो इससे बचा कैसे जाए? कोई कंपनी अपने वाई को धुंधला होने से कैसे रोक सकती है? किताब में इसके लिए एक बहुत अच्छा मेंटल मॉडल दिया गया है, द सैलरी टेस्ट। द सैलरी टेस्ट, ये सुनने में तो मजेदार लग रहा है। हाँ, सोचिए आप एक नई कंपनी शुरू कर रहे हैं और आपका वाई है सिर्फ हेल्थी और ऑर्गेनिक चीजें करना। अब आप एक सुपरमार्केट में हैं और दोस्त आपको सलाह दे रहे हैं। एक कहता है तुम्हें M&M's खरीदनी चाहिए, सब खरीदते हैं। दूसरा कहता है ओरियो ट्राई करो, बेस्ट सेलर है। तीसरा कहता है राइस मिल्क लो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। और चौथा कहता है सेलरी लो, ये तो प्योर हेल्थ है। ओके, तो अगर मेरा वाई हेल्दी रहना है तो मैं सिर्फ राइस मिल्क और सेलरी खरीदूंगी। M&M's और ओरियो चाहे जितने भी पॉपुलर हों, वो मेरे वाई से मैच नहीं करते। एग्जैक्टली, यही सैलरी टेस्ट है। कंपनियों को भी हर फैसला, हर नया प्रोडक्ट, हर पार्टनरशिप अपने वाई के फिल्टर से गुजारनी चाहिए। क्या ये हमारे वाई को मजबूत करता है? अगर वॉक्सवैगन, जिसका नाम ही है लोगों की कार, द पीपल्स कार, अचानक एक $70,000 की लग्जरी स्पोर्ट्स कार बनाती है तो वो सैलरी टेस्ट फेल कर देती है। वो ऑथेंटिक नहीं लगती। और जब आप ऑथेंटिक नहीं लगते तो लोग आप पर भरोसा करना बंद कर देते हैं। सही कहा। ऑथेंटिसिटी का मतलब है कि आपका व्हाट और हाउ आपके वाई के साथ लाइन में हो। जब आप ऐसा करते हैं तो आप सही लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, चाहे वो कर्मचारी हो या ग्राहक। आप उन लोगों को आकर्षित करते हैं जो आपके वाई में विश्वास करते हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? अगर हम इन सभी कहानियों और आइडियाज को एक साथ देखें तो लिसनर के लिए सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि महानता का कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है। ये बस डिसिप्लिन का मामला है। ये डिसिप्लिन कि आप कभी अपना क्यों ना भूलें। ये डिसिप्लिन कि आप हर काम क्यों को ध्यान में रखकर करें। आपका वाई एक कंपास की तरह है जो आपको बताता है कि आपका नॉर्थ किधर है। जब आप भटक जाते हैं तो यही आपको रास्ता दिखाता है। बिल्कुल, चाहे आप एक बड़ी कंपनी चला रही हो, एक छोटी टीम को लीड कर रही हो, या बस अपनी जिंदगी को एक दिशा देना चाहती हो, शुरुआत क्यों से करें। जब आपको पता होता है कि आप कोई काम क्यों कर रही हैं, तो कैसे करना है ये आप खुद ही ढूंढ लेती हैं। एक और बहुत पावरफुल आइडिया है, जब आप दूसरों से मुकाबला करते हैं तो आप उन्हें हराने की कोशिश करते हैं। ये एक फाइनाइट गेम है। लेकिन जब आप खुद से मुकाबला करते हैं, आज को कल से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये एक इन्फिनाइट गेम बन जाता है। आपका वाई आपको खुद से मुकाबला करने की प्रेरणा देता है, और जब आप खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं तो हर कोई आपकी मदद करना चाहता है। ये बहुत अच्छी बात कही। ये दूसरों को हराने के बारे में नहीं है, ये खुद के बेस्ट वर्जन को अचीव करने के बारे में है। तो इस चर्चा को खत्म करने के लिए हमारे लिसनर्स के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं। अगली बार जब कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करें, कोई नया गोल सेट करें या कोई बड़ा फैसला लें, तो क्या करना है से पहले एक सवाल जरूर पूछें, मैं ये क्यों कर रही हूँ। शायद यही एक सवाल सब कुछ बदल दे।